50 लोगों से अगर आपकी जान पहचान है, 50 सांसद से, और 50 सांसद उसको अप्रूव करने के लिए, एडॉप्ट करने के लिए उसकी भी जान पहचान अगर है, मतलब टोटल 100 सांसद से जान पहचान है, तो उठ सकते हैं आप। बिल्कुल क्यों नहीं उठ सकते, एकदम उठ सकते हैं आप इलेक्शन के अंदर। समझ रहे हैं? द्रौपदी मुर्मू जी को पहले 100 सांसदों का सपोर्ट लेके आना पड़ा होगा, तब द्रौपदी मुर्मू जी जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने के लिए पहले क्या हुई होंगी, क्वालिफाइड हुई होंगी। गेटिंग द पॉइंट है? जब रूलिंग पार्टी का ही सर पे अगर हाथ हो, ठीक है, तो कौन रोक सकता है आपको प्रेसिडेंट बनने से जी? कोई नहीं रोक पाएगा, समझे? फिर है आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 जगह ही नहीं है यार, इसको मिटा देता हूँ। आर्टिकल 59 में जो है आपका कंडीशन के बारे में बता रखा है। देखो ये थोड़ी सी यहाँ पे क्या है कि यहाँ क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या है कि क्या क्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि पहले तो होनी चाहिए। पहली चीज़ है कंडीशन में क्या, कि आपको कम से कम 15,000 रुपये का क्या देना है, डिमांड डिपॉजिट। मैंने अभी भी बताया था ना, 15,000 रुपये का क्या होना चाहिए आपके पास, डिमांड डिपॉजिट। आप 15,000 रुपये जो क्या है इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, तो 15,000 रुपये आपको देना पड़ेगा पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। उनको देना पड़ेगा। वो मिठाई विठाई लेके आएंगे, आपस में बांटेंगे कि माननीय सांसद, माननीय जो है प्रत्याशी जो है वो राष्ट्रपति के अंदर के चुनाव में खड़ी हो रही हैं, तो ये सब के लिए 15,000 रुपये देना पड़ेगा। वो अपने कर्मचारियों को जो है लड्डू वड्डू खिलाएगा, सब कुछ है, दैट इज़ वो चीज़। समझ रहे बात को आप? थोड़ा ज़्यादा ही दे देना यार, थोड़ा सा वोटिंग अच्छा करेंगे। अब 15,000 रुपये भी अगर आपके पास नहीं है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में काहे खड़े हो रहे हैं? ओके। उसके बाद क्या रखा है कि 15,000 रुपये का आपका जो है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब 15,000 रुपये डिमांड डिपॉजिट है, बस ये जमा करवाना पड़ता है, ठीक है ना? ध्यान रखेंगे, वो आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपने कोटा जो है ना, ये रहा आर्टिकल 55, अगर कोटा अगर टच कर दिया तो ये पैसे आपको जो रिफंड हो जाते हैं, डोंट वरी। ये पैसा आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं रखेगा, वो चाहता ही है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद क्या है, नो अनसाउंड माइंड, कि आप जो है अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए। बीच बीच में कभी कभी आपको जो है छोटी मोटी एक 10-5 मिनट के लिए मिर्गी आ जाती है, ठीक है। बाकी आप कहने कि मैं बिल्कुल फिट हूँ सर, बस बीच बीच में कभी कभी हो जाता है 5-10 मिनट के लिए जो है कभी कभी मेरा जो है मानसिक परिवर्तन हो जाता है, तो ये चीज़ थोड़ी सी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। कहीं एकाएक आप जो है आप भाषण देते देते जो है एकदम बिखर गए। मैं देख रहा था वो शहबाज शरीफ है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो अभी आए हैं, हो उसको मैं एक बार देख रहा वो स्पीच दे रहे थे, स्पीच देते देते ही पागल हो गया, ऐसे पोडियम हिलाने लग गया। मैं कहा मालिक क्या हो गया? तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी आपको, ठीक है ना? ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको कोई बीमारी है, अगर कुछ है तो चेक करवा लो यार पहले, बहुत जिम्मेदारी वाला पोस्ट है। कोई फोबिया कोई ऐसा, ये सब भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ध्यान रखना। कई लोगों को होता है, आपको एक वो फोबिया है और आपको इंडियन नेवी कभी लेके चला गया कि चलो सर, चलो मैम आपको हम दिखाते हैं, INS विक्रांत दिखाते हैं, INS विक्रमादित्य दिखाते हैं। आपने INS विक्रांत से पहले आपने जैसे ही देखा हिंद महासागर, आप पागल हो गए, आप सर पटकने लग गए। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरा कह रहे हैं कि नो डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, आप जो है इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। नो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, आप इंसॉल्वेंट ही नहीं होने चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। अब जो है आपके ऊपर कर्जा है, या मतलब नॉट कर्जा है वैसे, हाँ कर्जा, और कर्जा जो है आपके ऊपर वो मतलब कि दो तरह से, ये जो क्या कहते हैं नो डिस्चार्ज बोल रहे हैं, इसकी भी एक अपनी एक लीगल इंटरप्रिटेशन है, मैं थोड़ी कर देता हूँ, वैसे रिक्वायर्ड तो थी नहीं लेकिन कर देता हूँ। दो तरह से होता है, एक होता है कि आप इंसॉल्वेंट है, आपकी जेब में पैसा नहीं है, और आपके जो मांगने वाले कर्जदार हैं वो आपके पास आ रहे हैं और आपके कपड़े वपड़े फाड़ रहे हैं, आपकी जेब में फाड़ के जा रहे हैं, आपने खुद ही फाड़ दिया, भाई देख ले भाई, नहीं है यार पैसे, यार मान जा भाई, जो कुछ भी है, फिर आपके 2-3 लगाए और फिर वो चला गया, इस तरह से। तो इस तरह से क्या है कि आप इंसॉल्वेंट तो हैं,
लेकिन अनडिस्चार्ज्ड हैं अभी तक, ठीक है। और एक होता है कि आप इंसॉल्वेंट है, लेकिन कहा गया है कि भाई मान लो किसी इंसान के पास पैसा वाकई में अगर नहीं है, अगर वाकई जो उस इंसान को किसी ने, उसने जेन्युइनली किसी से पैसा लिया था और जेन्युइनली उसके बाद देने के लिए पैसा नहीं है, और वो कोई फ्रॉड बंदा नहीं है, वो वाकई में जो है उसका बिजनेस चौपट हो गया है, कुछ हो गया, उसका नुकसान हो गया, इस वजह से उसके बाद से पैसे चलेगा और उसके जेब में 1 रुपये भी नहीं है, उसकी जितनी प्रॉपर्टी थी वो सारी बिक गई, सब कुछ खत्म हो गया उस इंसान का। सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी जो है वो इंसान अगर सड़कों पर चल रहा है ना, तब भी आप, पैसा ले रखा है उस इंसान ने, फिर भी आप उसके कपड़े नहीं फाड़ेंगे, आप उसको जलील नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप उसको, आप जो है उस इंसान के साथ जो है गलत व्यवहार नहीं करेंगे समाज के अंदर, क्योंकि सब सारे अधिकारों से ऊपर जो सबसे बड़ा अधिकार है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, दैट इज़ मानव अधिकार, ह्यूमन राइट। तो उसका ये अधिकार है कि वो चैन से जी सके, लेकिन चैन से वो ऐसे नहीं जिएगा। वो कैसे जिएगा? अगर वो चैन से जीना चाहता है तो पहले क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और कोर्ट में एप्लीकेशन देने के बाद उसको अपने आप को जो है वहाँ से अप्रूव करवाना पड़ेगा कि सर मैं जो है एक इंसॉल्वेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि सर मैं वाकई में ही नहीं दे सकता पैसे, मेरी सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, सारे आप फाइनेंशियल मेरी पोजीशन है आप चेक कर सकते हैं, मैं पैसे देने के बिल्कुल कंडीशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं समाज में जो है जीना चाहता हूँ, एक सम्मानजनक तरीके से जीना चाहता हूँ। अब खैर वो सम्मान तो खैर नहीं मिलेगा, लेकिन ये सम्मान तो चाहिए ना कि कम से कम इंसान हो तो मुझे जीने का हक दे। तो कोर्ट जो है वो क्या करता है, आपको डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बताता है, आपको कहता है कि भाई देखो ये बंदा जो है ये एक दिवालिया हो गया है, लेकिन दिवालिया इंसान के पास भी ये अधिकार है कि वो चैन से जो है वो ज़िंदगी जी सकता है। आप उसके कपड़े नहीं फाड़ेंगे, आप उसको जलील नहीं करेंगे, ठीक है। कभी कभार सुना दिया, बोल दिया, कह दिया कि भाई पैसे लिए थे, नहीं दिया, जो कुछ भी है, लेकिन ये थोड़ा तरीका होता है कि आप मोहल्ले के बीच में उसके कपड़े फाड़ रहे हैं, आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं आपका डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो ये अनडिस्चार्ज है, ऐसे मतलब अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट जो है ये नहीं होने चाहिए। आप पहली बात तो डिस्चार्ज अनडिस्चार्ज कुछ भी नहीं होने चाहिए, लेकिन एज पर द क्या कहते हैं, मतलब कि रिटर्न एज पर द क्या कहते हैं लैंग्वेज विच हैज़ बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंटरप्रिटेटिंग ऑल दीज थिंग्स। कि कहने का मतलब क्या है कि आपने पैसा ना, अगर देखो आप प्रेसिडेंट बन गए तो प्रेसिडेंट बनने के बाद आपने जो है मान लो 20-25 करोड़ रुपए कहीं से ले रखे उधार, ठीक है, और वो पैसा जो है आपको लौटाना है, और आपको लौटाने के लिए 1 रुपया आपके पास नहीं है, आप बिल्कुल इंसॉल्वेंट हो गए। आपने सोचा कि यार 20-25 करोड़ रुपए का कर्जा है, व्यापार करने से और दोबारा से वो से मेहनत करने से तो होगा नहीं यार, एक काम करते हैं, नाम तो हमारा अच्छा खासा है ही है, एक काम करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो गए, एक आधा कोई बिल पास होकर अगर आपके पास आ गया, आपने कहा कि इस बिल को तभी पास करूँगा जब तक कि मेरे को 20 करोड़ रुपये ना मिल जाए, पहले 20 करोड़ चाहिए मेरे को, चाहिए भाई, एक जगह पे निपटाना है एक पार्टी को, पैसा ले रखा है, समझ रहे। आप ऐसे ऐसे हरकतें करेंगे, आप पैसा वसूल करेंगे। जितने लोग जो हैं इलेक्शन के टाइम पे जो ये शराब में और ये जो कच्ची शराब में और आपका जो है गिफ्ट में जो बिक जाते हैं, ठीक है, ये जो आपका, अब मैं क्या ही बोलूँ, ये बोलूँगा तो फिर खाली पली बोलेगा कि बोलता है ये फ्री की रेबड़ियाँ होती है, क्या कहते हैं वो, दैट इज़ मोदी जी ने कहा था अभी हाल फिलहाल में। आपको क्या लगता है वो फ्री में दे रहे हैं तो वो वसूलेंगे नहीं, वो कहीं और से वसूलेंगे, वो छोड़ेंगे कोई आपको, वो कहीं और से निकाल लेंगे। तो अगर एक जगह से अब एमएलए इलेक्शन में खड़ा हुआ, उसने आपको खड़े होने से पहले महिलाओं को साड़ियाँ बांटी, पुरुषों को लिए अलग से जो है दिन रात जो है उसने एकदम व्यवस्था बना के रखी, खान पान इन सब की जो कुछ भी है, खूब खर्चा किया। ससुरा छोटा मोटा एरिया था, 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। तो आपको क्या लग रहा है 50 करोड़ खर्च कर देगा तो वो सिर्फ नाम के लिए नहीं, फिर वो पैसा भी वापस वसूलेगा। ये तो सब जानते हैं, इसमें मैं क्या बता रहा हूँ यार, मैं नई बातें थोड़ा कर रहा हूँ कोई, इतने तो आप खुद समझदार हैं। तो थोड़ा बच्चे इन सब चीज़ों से यार, सीधी बात है, एकदम क्लियर तरीके से फ्री एंड फेयर तरीके से आओ, फ्री एंड फेयर तरीके से आओ, अपने जितने भी एजेंडा हैं तुम्हारे वो हमें खुलकर बताओ, क्या तुम्हारा उस एजेंडा को कंप्लीट करने का रोड मैप है वो हमें दिखाओ, और पब्लिक कन्विंस, हम वोट के लिए तैयार हैं। वोट देने की व्यवस्था क्या थी कि वो आएगा चुनाव प्रचार के दौरान आपसे चुनाव प्रचार होता कैसा है, पहले तो मेरे को आज तक देश में चुनाव प्रचार जो मैंने देखे हैं, मुझे चुनाव प्रचार की व्यवस्था ही समझ में नहीं आती। एक नेता आता है, ठीक है, लाम लश्कर लेकर अपना नेता आता है, 50-60 स्कॉर्पियो लेकर वो उतरेगा मैदान के अंदर,
और वो जनता संवाद के नाम पे सिर्फ अपनी ही बात करके चला जाता है, अपनी बात करके चले जाता है, कोई जनता संवाद नहीं। अभी दिल्ली के अंदर देख रहा था मैं, क्या नाम था यार, मैं नाम भूल गया, पता नहीं, गोपाल राय समथिंग नाम था उनका, है मिनिस्टर है आई थिंक, वो लेबर मिनिस्टर है इसके अंदर शायद दिल्ली में। वो मैंने देखा कि वो जनता संवाद, हर जगह बैनर लग गए पूरे एरिया में कि भाई जनता संवाद विद क्या कहते गोपाल राय। तो मैंने कहा यार हम भी देखते हैं थोड़ा सा क्या कैसा जनता संवाद करते हैं ये। वो मैं देख रहा हूँ जनता संवाद कैसा हो रहा है कि 10-12 गाड़ियों के साथ आए और 10-12 गाड़ियों के साथ आते साथ ही जो है ये सीधा उतरे मैदान के अंदर। इन्होंने इनका थोड़ा सा स्वागत हुआ, जो कुछ भी है कि हमारे बीच में गोपाल राय जी हमारे बीच में मौजूद है, ये है वो ऐसा ऐसा। और जैसे ही एंट्री मारी बस 10-5 मिनट रुके होंगे, उसके बाद माइक पकड़ा दिया, वो अपनी बात कह के चले गए कि ये काम किया है हमारे दिल्ली के अंदर, ये काम हुआ है, ऐसा हुआ है, ये सब काम बताकर सारा का सारा जो है उन्होंने बताया। और उसके बाद जो वो निकल गए। मैंने कहा ये कैसा जनता संवाद है यार। संवाद का मतलब तो यही होता है ना कि जब दो पक्ष बात करते हैं आपस में, एक पक्ष जब अपनी बात कह रहा है तो ये कैसा संवाद हो रहा है। वो आए अपनी बात बोले चल दिए, ये संवाद हर जगह होता है। ये कैसा संवाद है मुझे समझ में नहीं आया। इलेक्शन के टाइम की रैलियां समझ में आती है, बट ये ऐसे संवाद मुझे समझ में नहीं आता। और जनता भी जो है कभी कभी जो है अपने अधिकारों को समझती है कि रोक के सवाल पूछ ही लिया कि मालिक माना कि आप बहुत बिजी रहते हैं, आपके ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, किंतु एक सवाल है मेरे मन में, मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा एड्रेस कर दे आप। तो रेयर टू रेयर क्या कहते हैं, जनता जगती है, रेयर टू रेयर वो आंसर करते हैं। ये कैसा संवाद। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप पढ़े लिखे लोग हैं यार, यू आर एन एजुकेटेड कम्युनिटी। और यूपीएससी की तैयारी करने वाले सबसे एजुकेटेड कम्युनिटीज़ हैं, ये सबसे एजुकेटेड लोगों में आते हैं जो भी है। प्लस ऊपर से गवर्नमेंट सर्विसेज में मैं पूरा ही बोलूँगा जो कुछ भी है। आप लोग अगर अपनी तरफ से अगर एक्टिव हो जाए ना तो यार क्यों नहीं बदल जाएगा देश। हर जगह पे अगर हम एक्टिव हो जाए, इनको भी समझ में आ जाए कि जनता अगर एक्टिव हो गई है, हम अपने सवाल को रखना स्टार्ट कर दे, हम अपने क्वेश्चंस को रखना स्टार्ट कर दे। वो अब कुछ बात कहते हैं, हम यस यस करके जो है हम भी मान जाते हैं। वो ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं जैसी बात करना उनके पास आंसर नहीं होगा तो बस इतना कह देंगे कि आप बहुत समझदार लगे मुझे, आप काफ़ी समझदार जो हैं। इस तरह के युवा हमारे क्षेत्र में बहुत कम है। एक बार मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए प्लीज़ एक बार। वो इतनी सी बात करी, वो क्वेश्चन को डाइवर्ट कर रहा है। ही इज़ नॉट आंसरिंग यू, ही इज़ नॉट आंसरिंग योर क्वेश्चन, बेसिकली ही इज़ डाइवर्टिंग योर क्वेश्चन। उसके बाद वो, और आप इतने फूल गए कि देखा हमारे बारे में बात हो रही, देखा दिस इज़ व्हाट द मैनिपुलेशन टेक्स प्लेस इन द इलेक्शंस। आपको ना सर जी प्लीज़, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ वो एक अलग मसला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में बताएं कि आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो है रोड ला देंगे, आप सड़क ला देंगे, नाली ला देंगे, कैसे लाएंगे उसका कोई रोड मैप तो बताओ सर, क्या तरीका क्या है। सिस्टम देख लेगा, हमारे पास प्रशासन में एक से एक काबिल लोग हैं, देख लेगा। देख ही तो रहे हैं सर फिर 70-75 साल से देख रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, 80% सड़कें टूटी हुई है। मतलब अगर तुम आ जाओ, अगर नॉर्थ वेस्ट के इलाके में आ जाओ तो तुम्हें 100 में से 80 सड़कें टूटी हुई मिलेगी। ये हाल है। और दिस इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। Not because of the politicians only, because the peoples are also silent. When we will get awakened, that time I think मुझे लगता है कि शायद अपने आप ही ये सब चीज़ें जो है लाइन पे आने लग जाएगी। बट खैर कोई नहीं। सो पहली चीज़ होगी डिमांड डिपॉजिट, दूसरा हो गया अनसाउंड माइंड, तीसरा हो गया अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट, और चौथा हो गया नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। प्लेस ऑफ प्रॉफिट जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हो जो प्लेस ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप कोई एमपी नहीं होने चाहिए, एमएलए नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कहा गया है कि मतलब जो है आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। अभी राष्ट्रपति में तो एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, उपराष्ट्रपति में तो है खैर वेंकैया नायडू का, लेकिन कोई नहीं, मैं आगे आपको और अच्छे एग्जाम्पल दे दूंगा। दिस इज आर्टिकल 60
देख लो आर्टिकल 58 में क्या है, ओ सॉरी आर्टिकल 59, दिस इज आर्टिकल 58 में क्या है कि क्या क्या होना चाहिए, 59 में क्या है, क्या क्या नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट नहीं होना चाहिए, और आपका जो है प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल एज होनी चाहिए, लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। आर्टिकल 60 में बता रखा है कि सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है तो यार शपथ ले लो, क्या दिक्कत है। तो आर्टिकल 60 में बता रखा है ओथ के बारे में, ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में। ओथ किस वाले शेड्यूल के तहत लेंगे, जरा मुझे कमेंट में लिख के बताओ तो जरा। ओथ जो लेते हैं वो कौन से वाले शेड्यूल के हिसाब से लेते हैं, जरा मुझे बताओ इसके बारे में, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू विल फाइंड आउट। अच्छा, ओथ दिलवाएगा कौन, क्वेश्चन तो ये है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, तो फिर दिलवाएगा कौन। फिर इक्वलाइज पोस्ट कौन सी है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी देख रहे होंगे आप द्रौपदी मुर्मू जी जहाँ पर शपथ ले रही हैं, वहाँ पर बगल में जो है NV रमन्ना साहब खड़े हैं, हमारे क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो, तो वही शपथ दिलवा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, और उसके बाद आ जाएगा आपका आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट के बारे में बात होगी। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात करूँगा, उससे पहले मैं आर्टिकल 62 पे बात कर लूँ क्या। ना रहने दो यार, छोड़ो, तो ये आर्टिकल में बात करता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आई होप, अगर नहीं एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, बाकी आगे बढ़ता हूँ मैं। ओके, सो आर्टिकल 61 एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट ऑफ हु, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं इतना ही लिख के छोड़ता हूँ। इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को अपने पद से क्या कर देना, निष्कासित कर देना या हटा देना। अब हटाने के लिए वर्ड एग्जिट, रिमूव, ये सब बेकार, मतलब राष्ट्रपति के ओहदे को जो है टच नहीं करता है, ठीक है ना, टच करने वाला वर्ड चाहिए कि लगे कि हाँ। तो हम लेके आए वर्ड इम्पीचमेंट। क्या लेके आए हम, इम्पीचमेंट जो है शब्द लेके आए कि हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या करेंगे, हम इम्पीचमेंट करेंगे। अगर जो है वो क्या करेंगे, कंडीशन क्या है, किस आधार पे उन्हें जो निकाला जाएगा, निकालने का एक ही आधार है। देखो अनसाउंड माइंड, ये सब सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें तो पहले चेक हो जाती है, इसमें तो क्या ही, ठीक है। ये चीज़ें एक चेक हो सकती है सिर्फ राष्ट्रपति बनने के बाद। वो क्या है, एक चीज़ जो राष्ट्रपति बनने के बाद ही चेक हो सकती है, एंड दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ आई विल से कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो वायलेशन की बातें हैं, वो सब बातें कब चेक होंगी, वो आपका जो है वो वायलेशन की बातें ही चेक आपकी कब होगी, जब भाई प्रेसिडेंट बन के बैठेंगे। तो वायलेशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपने देश के संविधान का वायलेशन किया है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 74 में कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड हु प्राइम मिनिस्टर एट द हेड to aid and advise the president and who shall in exercise of his functions act in accordance with that particular advice, with such advice। अब ये एग्जैक्ट लाइन वो फिगर आउट कर लेंगे हम, लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज़ बात क्या है, आपने देखा होगा हु शैल, प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एक्सरसाइज। मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट को काम करना ही पड़ेगा। लॉ के अंदर ध्यान रखना, दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा, एक होता है सेल और एक होता है मे, एक होता है सेल और एक होता है मे, ठीक है ना। इसका मतलब जहाँ पे सेल लिखा होगा समझ जाना कि ये तो भाई साहब फॉलो करना ही करना है, और मे का मतलब है कि वॉलेंट्री है, ठीक है ना, फॉलो करे या ना करे, लेकिन सेल अगर लिख दिया तो करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो सेल फॉलो करेगा, क्या, एडवाइस किसके द्वारा दिया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अब प्राइम मिनिस्टर ने कोई लॉ पास करवाया, लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो कुछ भी है ये पास नहीं कर रहे, इनने कहा कि नहीं पास करूँगा, उनने कहा कि करना पड़ेगा, उनने कहा मैं करूँगा ही नहीं, चाहे जो कर लो, राष्ट्रपति मैं हूँ या तू। अब यहाँ मामला बिगड़ गया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री क्या करेंगे, प्रधानमंत्री भड़क जाएंगे, ना बाबू ऐसे नहीं।
या मान लो कि जो है विपक्ष की एक भी नहीं सुन रहे हैं राष्ट्रपति, विपक्ष अपनी बात कहना चाहता है, समझ रहे हैं? विपक्ष जो है अपनी बात रखना चाहता है, वो चाहता है कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा जाए कि इस बार मान लो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑडिट रिपोर्ट जो है वो आर्टिकल 151 का नहीं रखा पार्लियामेंट के सामने, और ये रखवाने का जो जिम्मेदारी है वो प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि नहीं रखूंगा, चाहे जो हो जाए मैं नहीं रखूंगा, मैं रखूंगा ही नहीं। आप भड़क गए, आपने कहा कि अजीब है यार, ये प्रेसिडेंट बताओ बिल्कुल हमारी नहीं सुन रहा, ये क्या है, फिर ये क्या बात का प्रेसिडेंट। विपक्ष एकदम हंगामा मचाएगा इस बात के ऊपर, और चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, और दोनों को अगर लगता है कि ही इज़ नॉट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ही इज़ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे कैन मूव अ रिजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का जो है रिजोल्यूशन मूव करने लग जाएंगे। वो कैसे होगा, जिस भी हाउस में, अगर लग रहा है आपको लोकसभा या लग रहा है राज्यसभा, अगर आपको लग रहा है लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर 1/4 जो है 1/4 मेंबर्स ऑफ दैट हाउस जहां पर ये ओरिजिनेट हुआ है, जहां पर ये क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, ध्यान सुनेंगे क्या कह रहा हूं मैं, जहां पर ये ओरिजिनेट हुआ है, a resolution signed by not less than 1/4 be initiated in either house, 1/4 of the total members of the house could be initiated in either house, किसी भी हाउस में बस 1/4 होना चाहिए मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस जहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा कि कम से कम 1/4 लोग जो हैं इस बात को बोले। या आप ऐसी मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अब जो रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे। अब मान लो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो बार बार जो है वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना के पास जो है पहुंच जाते हैं, कभी वो भारत आती है तो खुद ही रिसीव करने पहुंच जाते हैं। आपको लगा कि यार कोविंद साहब यार मोदी जी भड़क गए, बताओ ये कोई तरीका होता है, या सोच रहे हम क्या कम थे यहाँ हैं, हमें बता देते हम चले जाते रिसीव करने के लिए, लेकिन रामनाथ कोविंद बार बार पहुंच जा रहे हैं, बीच में जो है कभी कभी टाइम निकाल के जो है सीधा बांग्लादेश पहुंच जा रहे हैं। तो परेशान हो गए, पूरा का पूरा कैबिनेट परेशान है कि यार ये कोविंद साहब कुछ ज़्यादा ही बांग्लादेश नहीं जा रहे, कुछ ज़्यादा ही। इनने कहा कि भाई ये कुछ चल रहा है, इनका कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है जो कुछ भी है। इनको भाई डाउट हो गया। 1/4 जो मेंबर्स हैं हाउस के अंदर, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने मोशन पास कर दिया कि ना 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 ये प्रेसिडेंट जो है ये बांग्लादेश शेख हसीना के साथ जो है कुछ चाल चलन में लगे पड़े, कुछ करने वाले हैं। इस चक्कर में जो है यहाँ पर रिजोल्यूशन पास करने के लिए उन्होंने रख दिया। अब ये जो रिजोल्यूशन है, ये रिजोल्यूशन जो है इसको क्या किया, इस रिजोल्यूशन को जो है 14 दिन पहले जो है आपको क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा 2 जगह पे। एक प्रेसिडेंट के पास ही भेजना पड़ेगा कि हाँ हम समझ में आ गया हमें सब कुछ। आप बार बार शेख हसीना से जाके मिलते हैं, ये कोई तरीका होता है हैं? बताइए तो, आपको तो देश का तो गरिमा का कुछ ख्याल ही नहीं है। अरे हमारे प्रधानमंत्री जी खाली थे, उनको भेज देते आप। लेकिन कोविंद साहब नहीं माने, कोविंद साहब ने कोई रिएक्ट नहीं किया। अरे तुम भाड़ में जाओ, मैं जा रहा हूँ बांग्लादेश से तो उन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। उसके बाद लगा कि बस अब बहुत हो गया। उसके बाद जो है जिस हाउस में ये ऑरिजिनेट होगा, जैसे मान लो कि लोकसभा में ये ऑरिजिनेट होगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि फिर ये इसको वोट पे डाला जाएगा। और वोट में जो है जब लोकसभा में जब जाएगा, मान लो लोकसभा में पहले गया फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रहा लोकसभा में जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी, तो यहाँ पे इसके जो 2/3 मेंबर्स जो हैं वो क्या करेंगे, पास करेंगे इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को। ठीक है ना। तो 14 दिन पहले क्या करेंगे, रेजोल्यूशन भेजा जाएगा और 2/3 जो है वो क्या करेंगे, मेंबर्स इसको पास करेंगे। किसके, उस हाउस के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे मैं फिगर्स में क्या बताऊँ, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। 1/4 जो है उसके लिए रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर 14 दिन पहले नोटिस जाएगा। किसके पास जाएगा, एक प्रेसिडेंट के पास जाएगा और एक जाएगा आपका पार्लियामेंट के पास। ठीक है, रिजोल्यूशन, उसके बाद रिजोल्यूशन को मान लो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, तो उसके 2/3 मेंबर जो है लोकसभा के, ठीक है, 543 का दो क्या कहते हैं 2/3। इसमें ऐसा कुछ नहीं बता रखा प्रेजेंट वोटिंग, तो मैं अभी नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ये जाएगा राज्यसभा के अंदर, और राज्यसभा के अंदर अगर 2/3 लोगों ने फिर पास कर दिया
ठीक है, फिर पास कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब रामनाथ कोविंद को कहा जाएगा कि एक काम कीजिए, आप जो है भारत से सीधा जो है अपने आप को बांग्लादेश ही शिफ्ट कर लीजिए, हो गया आपका काम, ख़त्म कर दिए, चलिए। लेकिन मान लीजिए कि भाई एक पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, वो क्या कि पावर क्या मतलब कि दैट इज़ अ नेचुरल जस्टिस, कि राज्यसभा में दूसरे हाउस में पास होने से पहले प्रेसिडेंट आ सकते हैं और वो अपनी सफाई दे सकते हैं। ये भी जो है अपनी तरफ से जो है अपना पक्ष बता सकते हैं कि भाई अरे काहे आप शक कर रहे हैं यार हम पे, यार हम यार इस उम्र में यार शेख हसीना के पीछे जाएंगे यार, ये सब काम तो हम करते थे उन दिनों में, करते थे, नहीं समझेंगे आप, उन दिनों में करते थे हम ये सब काम। अब बुढ़ोती में ये सब काम थोड़ा होता है, ये सब काम हम अभी नहीं करते हैं। अरे हम तो शेख हसीना के पास इसलिए जा रहे थे कि शेख हसीना से जो है हम बात कर रहे थे कि यार जूट का जो व्यापार जो है तुम्हारे यहाँ पे ज़्यादा होता है, थोड़ा सा हमारे यहाँ भी शिफ्ट करवाओ अच्छा वाला, हमारे यहाँ पे भी जो है अब जो मलमल की साड़ी जो है वो नहीं बन रही है उतनी ज़्यादा, उसका भी कुछ करवाओ यार जो कुछ भी है। अरे हम तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इंडिया में आए, हम तो इसके लिए बात कर रहे थे, तुम तो यार हमारे कैरेक्टर पर डाउट करने लग गए यार, बताओ ये कोई तरीका हुआ? तब बाद में लगा कि नहीं नहीं यार ये सही कह रहे हैं यार, खाली पीली हमने इन पर शक कर लिया, बताओ ये कोई तरीका है यार, देश के राष्ट्रपति पे इस तरह से शक नहीं करना चाहिए था हमें। एंड देन राज्यसभा को लगा कि नहीं यार कोविंद साहब सही कह रहे हैं, ठीक है, कोविंद साहब हमारे साथ हैं, वो कुछ देश के फ़ायदे के लिए जो है वो मुलाकात कर रहे थे, उनका कोई अपना व्यक्तिगत नहीं था, कुछ आपस में नहीं चल रहा था इनका, और इन्होंने रेजोल्यूशन पास करने से मना कर दिया, ये किया तो फेल हो गया, और जो प्रेसिडेंट जो है वो दोबारा प्रेसिडेंट के लिए बच गए। ये है पूरी की पूरी व्यवस्था इम्पीचमेंट की। ऐसे लेकिन पास हो जाता तो हट जाते, तो ये क्या है इम्पीचमेंट। लेकिन अगर नहीं हुआ ये सब कुछ, 1/4 ने पहले क्या नहीं किया, ऑरिजिनेट नहीं किया कि हम हटाना चाहते हैं, अलग है, उसका 14 दिन पहले नोटिस जाएगा प्रेसिडेंट पार्लियामेंट दोनों के पास, प्रोसेस समझे। उसके बाद क्या होगा, लोकसभा के अंदर अब ये बिल रखा जाएगा, मतलब ये रेजोल्यूशन रखा जाएगा, 2/3 अगर मेंबर्स लोकसभा के पास कर देते तो वहाँ से हो गया पास, फिर राज्यसभा भेजा जाएगा, वहाँ पे 2/3 मेंबर पास करेंगे राज्यसभा के, अगर वहाँ भी पास हो गया तो फिर प्रेसिडेंट सेल स्टैंड रिमूव्ड, ठीक है ना, प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ जाएगा, रिमूव करना पड़ जाएगा। तो दैट इज़ ऑल। हाँ, मगर ये बात ध्यान रखेंगे, इसके अंदर सिर्फ जो है, इसके अंदर क्या कहते हैं आपका जो है ऐसा नहीं होता कि मतलब कि जो है आपका सिर्फ जो है क्या कहते हैं मतलब इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि यहाँ पे इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों करते हैं। भाई देश की बात आएगी तो भाई फिर तो नॉमिनेटेड को भी सामने आना ही चाहिए, ठीक है, मगर ध्यान रखेंगे एमएलएस जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है जी, एमएलए इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बाकी ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, एमएलएस नहीं करते हैं। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ और कभी ऐसा होगा भी नहीं। उसके बाद एक आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 में बता रखा है वेकेजन के बारे में, कौन कौन सी कंडीशन में वेकेजन हो सकता है पोस्ट का, ठीक है, वेकेजन हो सकता है प्रेसिडेंट के पोस्ट का। तो भाई सबसे पहला तो कंडीशन है नेचुरल डेथ, दूसरा हो गया कि खुद ही रिजाइन कर दे रहे हैं। अच्छा, रेजिग्नेशन देंगे तो किसको देंगे, रेजिग्नेशन जो देंगे यार किसको देंगे यार, ये तो कन्फ्यूजन वाला हो गया यार मसला यार। रेजिग्नेशन मेरे हिसाब से उपराष्ट्रपति को देते हैं, सीजेआई को देते हैं, चलो मैं एक बार कंफर्म कर लूँगा, आई एम फॉरगेटिंग दिस। उसके बाद रेजिग्नेशन के बाद बताओ यार ये कैसी चीज़ दिमाग से निकल रही है। उसके बाद क्या कहते हैं आपका रेजिग्नेशन की जगह इम्पीचमेंट हो गया, ठीक है ना, इम्पीचमेंट हो गया। इम्पीचमेंट की वजह से जो है प्रेसिडेंट जो है वो नहीं है, या इनका इलेक्शन ही इनवैलिड था, इनका इलेक्शन ही इनवैलिड था, इनवैलिड इलेक्शन बाद में बदल गया, तो इसके बाद छोड़ना पड़ेगा ये पोस्ट। लेकिन इनके द्वारा जो काम होगा वो सारे लीगल होंगे, क्योंकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे कर रहे हैं, थोड़ा ना खुद कर रहे हैं। और लास्ट जो है वो आपका क्या टेन्योर पूरा हो गया, 5 साल का टेन्योर था वही पूरा हो गया, तो फिर ये वाली कंडीशन को छोड़ के बाकी इन चारों में अगर कुछ भी होता है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे कौन आ जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 65, ठीक है, वो मैं अभी बात करूँगा आगे चल के फ्यूचर में। ये हो गया आपका प्रेसिडेंट के बारे में, डिटेल में पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में, क्या क्या पावर्स होती हैं।